Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is David Tahir, and today we are going to discuss हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम फ्रैक्चर मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स स्टडी करेंगे। हमारे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं फ्रैक्चर के, जिसको आपने मैनेज करना है। अगेन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फ्रैक्चर की टाइप, फ्रैक्चर की सीवियरिटी और किस बोन का फ्रैक्चर है और पेशेंट के फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें फ्रैक्चर मैनेजमेंट में आती हैं, लेकिन हम 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं: रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन। रिडक्शन बेसिकली वो टेक्निक है कि आपका जो फ्रैक्चर है उसको आपने प्रॉपरली अलाइन करना। इमोबिलाइजेशन ये है कि जब तक बोन प्रॉपर जुड़ नहीं जाती, वहाँ पे कैलस और हार्ड कैलस नहीं बन जाता, तो तब तक आपने बोन को इमोबिलाइज रखना है। रिहेबिलिटेशन ये है कि अब मसल्स की रीएजुकेशन करवानी है आपने, और आपने प्रॉपर बोन को और मसल्स को वर्किंग कंडीशन में जिस तरह पहले थी प्रॉपर एडीएल्स परफॉर्म करवाने लायक बनाना है। अब रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स में हमारे पास आता है कि आपने फ्रैक्चर को प्रॉपर्ली अलाइन करना है। इसके 3 तरीके हैं: क्लोज मैनिपुलेशन, कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज मैनिपुलेशन ये है कि आपने हाथ से पकड़ के बोन को अपनी जगह पे कर दिया। यूजुअली क्वैक्स वगैरह इस तरह करते हैं, एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि जो क्वैक्स होते हैं वो हड्डी को मज़ीद तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि प्रॉबेबली वहाँ पे सेगमेंटेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और स्पाइरल फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर्स आर वेरी हार्ड कि आप उनको अपनी जगह पे वापस लेके आएँ, क्योंकि बोन उस तरह से टूटी होती है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि क्लोज मैनिपुलेशन बहुत ध्यान से हो और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। Realigning a depressed fracture by peeling it through the soft tissues. कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन ये है कि आपने डिस्प्लेस फ्रैक्चर को ना ट्रैक्शन लेके ठीक कर लिया। जैसे यूजुअली हमारे पास ऐसा केस होता है बूढ़े लोगों में, जिनको कोई हिप जॉइंट डिस्प्लेस हो गया या कोई फ्रैक्चर आया है हिप जॉइंट से रिलेटेड या लोअर लिम्ब का, तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन दी जाती है और उनकी जो लेग है उनको हैंग कर दिया जाता है, और एक प्रॉपर टाइम होता है कि इतनी देर तक हैंग करना है और इसके बाद वापस वेट बियर करना उस जॉइंट पे या नहीं। तो कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन यूजुअली ओल्ड एज में प्रेफर किया जाता है, जहाँ पे आप पेशेंट को सर्जरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। ओपन रिडक्शन क्या, आपने पूरी स्किन को खोल के उसके अंदर आपने नेल्स और स्क्रूज और जो भी उसको करना है अलाइन कर दिया। इमोबिलाइजेशन में आता है कि आपने बोन को मूव नहीं करवाना। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्ट्रैपिंग है और आप कोई स्लिंग यूज़ कर सकते हैं, कोई कास्ट, कोई पीओपी, कोई फंक्शनल ब्रेसिंग और अप्लाइंग ट्रैक्शन। स्ट्रैपिंग ये है कि आपने जो फ्रैक्चर पार्ट है ना उसके साथ उसको स्ट्रैप कर दिया उसी के ऑन बॉडी के साथ, तो ये स्ट्रैपिंग आ गई। इमोबिलाइजेशन ये स्लिंग से हो गई। यूजिंग अ कास्ट, ये हमारे पास एक कास्ट आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फाइबर ग्लास एंड कास्टिंग टेप्स। फंक्शनल ब्रेसिंग ये आ गई, कंटिन्यूस यूज ऑफ द affected limb while the fracture is kept adequately supported, कि इस तरह से आपने फंक्शनल ब्रेसिंग यूज कर ली। अप्लाइंग ट्रैक्शन जो मैंने आपको पीछे बात बताई है कि ये हमारे पास इस तरह से स्लिंग अटैच होती है, वेट अटैच किया जाता है और फिर ये एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए प्रॉपर फ्रैक्चर को हील होता है, और वहाँ पर ये टाइम टेकिंग भी है डिपेंडिंग अपॉन द कि वो कितना टाइम ले रहा है और किस टाइप की बोन है। इमोबिलाइजेशन में हमारे पास जो ऑपरेटिव मेथड्स हैं वो ये हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल फिक्सेशन। अब एक्सटर्नल फिक्सेशन हमने पढ़ ली। इंटरनल फिक्सेशन के अंदर आपने कुछ मेटालिक या नॉन मेटालिक डिवाइसेस जैसे स्टेनलेस स्टील वायर या स्क्रू या प्लेट वगैरह यूज़ कर लिया, और एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंदर हमारे पास स्टील फ्रेम आ रहा है आउटसाइड द लिम्ब। इंटरनल फिक्सेशन के अंदर प्लेटिंग, नेल्स और स्क्रूज भी आ सकती हैं। बेसिकली हम इमोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं और इमोबिलाइजेशन के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फिक्सेशन और इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन इज बाय नेल्स, स्क्रूज, प्लेट्स एक्सेट्रा, एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन इज बाय कास्ट, स्लिंग्स और सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव या ऑपरेटिव मेथड। इसके अंदर है कि क्लोज जो फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर्स दैट आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रैक्चर है वो इंटरनली है, उसका कोई बाहर जख्म नहीं है। देयर इज़ नो वुंड प्रेजेंट ऑन द लिम्ब, ऑन द अफेक्टेड लिम्ब, के जो फ्रैक्चर है वो क्लोज फ्रैक्चर है, बाहर इसका कोई जख्म, कोई वुंड नहीं है जो कि ओपन एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट है। तो ये चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है चीज़ों को, कि जो ओपन फ्रैक्चर होगा जहाँ पे वूंड होगा वहाँ पे वो फ्रैक्चर हील होने में टाइम लेगा, और जो अंडर जो क्लोज फ्रैक्चर होगा वो एज कम्पेयर टू द
ओपन फ्रैक्चर्स ज़्यादा जल्दी हील हो जाएंगे। रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्रैक्चर्स में बात ये है कि आपकी जो लिम्ब है वहाँ पे जो भी मसला आया है, ठीक है, अब वो इमोबलाइज हो गया, आपकी बोन हील हो गई, आपकी बोन जुड़ गई। इसके बाद जो आपकी मसल्स हैं वहाँ पे जो इशू आ रहा है, आपने उनको ट्रेन करना है कि वो प्रॉपर अपनी फंक्शन की तरफ आए। जैसे मसल री एजुकेशन करवानी है और गेट ट्रेनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, के मसल्स की वहाँ पे अगर कोई एट्रॉफी हुई है, कोई डिसयूज एट्रॉफी का इशू आया है, या मसल्स की जो टोन है वो डिक्रीज हुई है, जो भी मसला है आपने बेसिकली उसको ट्रीट करना है। तो अब बात आती है इमोबलाइजिंग द लिम्ब की। हमने बात कर ली कि आपने रिहेबिलिटेशन करवानी है। अब जब आपने रिहेबिलिटेशन करवानी है तो उसमें आपने मसल्स वगैरह एजुकेट करनी है और उसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। अब इसमें एक बात ये भी है कि आप ब्रेजेस, क्लिपर्स और कास्ट वगैरह या वॉकिंग एड्स भी यूज़ कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन में, और जैसे वॉकर क्रचेस वगैरह। एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको मसल्स को वापस अपनी स्ट्रेंथनिंग और नॉर्मल एडीएल्स परफॉर्म करने की तरफ लेके आएंगी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रैक्चर मैनेजमेंट में, कि जिसके अंदर तीन बेसिक चीज़ें हैं। रिडक्शन, ठीक है, कि हड्डी को अपनी जगह पे वापस लेकर आना। इमोबलाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल फिक्सेशन है या इंटरनल फिक्सेशन है, कि आपने इमोबलाइज करना है बोन को। अब वो आप एक्सटर्नली किसी पीओपी या कास्ट वगैरह से कर रहे हैं या इंटरनली आप किसी स्क्रू वगैरह से कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के अंदर आपने देखना है कि आप मसल्स को और बोन को वापस अपनी जो वर्किंग कंडीशन है उसके ऊपर लेके आ रहे हो। इट कुड बी आइदर बाय strengthening exercises and POPs, no, sorry, not POPs, like walking aids, crutches, and all that, walking frames, और एक्सरसाइजेज वगैरह आ सकती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज आ सकती हैं रिहेबिलिटेशन के अंदर। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एज, पेशेंट की न्यूट्रिशन, पेशेंट की हेल्थ, टाइप ऑफ फ्रैक्चर, किस सेवेरिटी का फ्रैक्चर है, ओपन है, इंटरनल है, वट एवर, it just depends upon the patient. So that was all about today's lecture. I hope all of you understand it well.